Hello learners, welcome to Bullseye Board Booster Program 2023। आज हमारी जो क्लास है सोशल साइंस की, उसमें हम रिवाइज करेंगे सिविक्स को। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस को लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। आपने बहुत बार ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, कंटेंट भी अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, बट एक प्रॉब्लम पता है क्या आती है स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं पता होता है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। इसीलिए मैं क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहती हूँ, उनके की पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहती हूँ, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। When the Belgian leaders recognized the existence of a regional differences and cultural diversities, they amended their constitution 4 times in order to accommodate these differences. तो बेल्जियम में जब कम्युनिटीज के डिफरेंसेस देखे गए तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ अकोमोडेशन स्टेप्स लिए, कुछ ऐसे वेज लेके आए वो लोग जिसकी वजह से उनकी कंट्री में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या वॉर ना हो। तो वो अकोमोडेशन क्या थे? तो द फॉलोइंग आर द वेज इन विच बेल्जियम हैज अकोमोडेटेड द एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो क्या वेज थे? सबसे पहला वे था इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। लर्न कर लो इसको, पहले की पॉइंट्स अंडरलाइन करो। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। सेकेंड क्या है? सेटिंग अप ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। थर्ड, fair share of power। फोर्थ, equal representation। तो ये हमारे की पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, सेटिंग अप ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, फेयर शेयर ऑफ पावर, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनको आपको डिस्क्राइब करना है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप इसको अपने बोर्ड पेपर में इलैबोरेट कर सकते हो। तो इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर मींस दैट वहां की गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच के इक्वल स्पीकिंग मिनिस्टर्स होने चाहिए। उसके बाद सेकंड, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई थी जिसमें इश्यूज रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल और लिंग्विस्टिक इश्यूज को, मतलब लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व किया जा रहा था। ठीक है, इसमें तीनों कम्युनिटीज के मेंबर्स थे, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। नेक्स्ट है फेयर शेयर ऑफ पावर। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, उनकी अलग ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंसी रहेगी कंट्री में। एंड लास्ट इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो बेल्जियम के अलावा उसके कैपिटल ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस तरीके से बेल्जियम जो बेल्जियम कंट्री थी, उन्होंने वहां पे अपने कम्युनिटीज के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उनके डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए ये चार तरीके क्या करे थे? उन्होंने ये चार तरीके अपनाए थे जिससे कि सिविल वॉर को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Describe any 3 provisions of the act which was passed in Sri Lanka in 1956 to establish सिंघाला सुप्रीमेसी। तो श्रीलंका में 1956 में जो एक्ट पास किया गया था उसमें सिंघाला की सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या प्रोविजंस थे? तो पहला प्रोविजन क्या था कि जब 1956 में ये एक्ट पास किया गया उसमें सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, और वहां पे श्रीलंकन तमिल्स भी रहते थे तो उनकी लैंग्वेज को किसी भी तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। क्या लिखा है? डिसरिगार्डिंग द माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ तमिल्स, उनकी लैंग्वेज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। द पासिंग ऑफ दिस एक्ट क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग द माइनॉरिटी ग्रुप। क्या हुआ? श्रीलंकन तमिल्स को कहीं ना कहीं क्या लग रहा था कि उनको उस कंट्री से बाहर माना जा रहा है, उनको आउटस्टेटेड किया जा रहा है। उसके बाद सेकेंड प्रोविजन क्या था? गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अडॉप्टिंग एंड फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज को अपनाया जहां पर गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए सिंघाला कम्युनिटी को ही फेवर किया जा रहा था। थर्ड,
श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, फेवर किया, वो था बुद्धिज्म, क्योंकि ये बुद्धिज्म, ये जो रिलीजन है, ये सिंघाला फॉलो कर रहे थे, तो उनके ही रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा था, एंड किसी और रिलीजन को फोस्टर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई और रिलीजन प्रमोट हो। ठीक है, तो ऐसे 3 प्रोविजंस थे जो कहीं ना कहीं 1956 में श्रीलंका में पास हुए, और किसकी सुप्रीमेसी के लिए? सिंघाला की सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इंपॉर्टेंट। ये 3 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। देखो स्टूडेंट्स, जितने भी मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ जरूरी नहीं है वो 5 मार्क्स में आए, वो 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस लिए जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बोर्ड में, है ना। तो चलो, ऐसे कौन से 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से पावर शेयरिंग डिजायरेबल है? तो 2 रीजंस होते हैं, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल का मतलब होता है जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को बहुत इजी से रिजॉल्व कर दे, या ऐसी जिसके बेटर आउटकम्स होते हैं। प्रूडेंशियल का रीजन मतलब होता है बेटर आउटकम्स, जिनके आउटकम्स बहुत ज्यादा अच्छे हो, बेटर हो। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है सोशल ग्रुप्स के बीच में, और जिसकी वजह से कंट्री में क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं वायलेंस नहीं होता है कंट्री में, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है कंट्री में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ प्रूडेंशियल का। आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया जाता है कंट्री में। ठीक है, क्यों दिया जाता है? जिससे कि गवर्नमेंट की रनिंग में वो भी पार्टिसिपेट कर सके और किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट कंट्री में ना हो, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। मॉरल रीजन क्या है? मॉरल रीजन इज इक्वल टू द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं ये रीजन डेमोक्रेसी को पोर्ट्रेट करता है, द गवर्नमेंट विच इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, इसमें सारे लोगों को कंसल्ट किया जाता है, ऑल द सिटीजन्स आर बीइंग कंसल्टेड कि गवर्नमेंट को कैसे गवर्न, मतलब गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना चाहिए, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहिए, पब्लिक क्या चाहती है, क्या उनके एस्पिरेशंस हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं। तो ये सब मॉरल रीजन में आएगा। ठीक है, जैसे मॉरल रीजन में आप ये भी लिख सकते हो कि सिटीजन्स जो हैं वो क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स को वो इलेक्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको उन्होंने, मतलब लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है, वो उनके डिमांड्स को सुने। ठीक है, बट अगर रिप्रेजेंटेटिव्स उनके डिमांड्स को नहीं सुनते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं सुनते हैं, तो पीपल हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। लोग गवर्नमेंट के पॉलिसीज को, डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल मॉरल रीजन में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड्स ऑफ, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर देयर डिमांड। श्रीलंकन तमिल्स की क्या डिमांड्स थी और उन्होंने अपने डिमांड्स के लिए कैसे स्ट्रगल किया? तो क्या चाहते थे वो लोग? सबसे पहले वो चाहते थे तमिल लैंग्वेज को रिकग्निशन मिले, वो चाहते थे कि उनकी लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट मिले, इक्वल स्टेटस मिले। जैसे सिंघाला को सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, यूनिवर्सिटी पोजीशंस, ये सब तमिल्स को भी मिले। वो लोग चाहते थे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको भी जो है बेनिफिट्स मिले। मैंने आपको पहले ही बताया, गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटी पोस्ट, इनके बेनिफिट्स मिले। उनके रिलीजन को भी इक्वल रिस्पेक्ट मिले कंट्री में, उनके रिलीजन को भी प्रमोट किया जाए। तो ये तो उनके डिमांड्स थे, और उनकी ये डिमांड्स के लिए उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया? तो 1980 में उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जिसमें उन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट मांगा। उसके बाद उनकी ये बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया कि उनके राइट्स को कहीं ना कहीं माना जाए, उनके राइट्स, उनके जो डिमांड्स है वो पूरी हो जाए। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने उस चीज के लिए, बट श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनके डिमांड्स को, उनके राइट्स को डिनाइड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर हुआ श्रीलंका में, जिसमें काफी लोग मारे गए। तो देखो,
स्टूडेंट्स, बेल्जियम के मॉडल में हमने क्या देखा था कि वहां की गवर्नमेंट ने वॉर को, कॉन्फ्लिक्ट को मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उन्होंने अकोमोडेशन किया था, है ना, उन्होंने सारी कम्युनिटीज को इंपॉर्टेंस दिया। बट श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मतलब एक ही ग्रुप को, जो बहुत मेजॉरिटी में था, सिंघाला ग्रुप, उनको ही सपोर्ट किया। इसलिए श्रीलंका में क्या हुआ, वॉर हुआ, सिविल वॉर हुआ। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडल ऑफ बेल्जियम एंड द मॉडल ऑफ श्रीलंका रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ पावर शेयरिंग। तो आपको ऐसे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बेल्जियम का बताया, अभी श्रीलंका का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स को मिक्स करके डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट, फेडरलिज्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि कंपेयर द फेडरेशंस ऑफ कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप। ये काफी बार पूछा जाता है और 3 मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक लार्ज कंट्री जो है वो अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और नेशनल गवर्नमेंट में डिवाइड कर देती है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, यूजुअली सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है, ऑटोनॉमी होती है, ऑटोनॉमी का मतलब इंडिपेंडेंस होता है। होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल होती है। कमिंग टुगेदर का जो मेन एम है, तो कमिंग टुगेदर का मेन एम ये है कि सॉवरेनिटी, अपना सेपरेट आइडेंटिटी हो और सिक्योरिटी हो, मतलब हर स्टेट का अपना एक रिस्पेक्ट हो, उनकी अलग एक इंडिपेंडेंसी हो, उनके रिलीजन को इंपॉर्टेंस मिले। यहाँ पे हर स्टेट यही चाहता है। बट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी, आइडेंटिटी एब्सेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे एक गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी के अकॉर्डिंग स्टेट्स को चलना पड़ता है। एग्जाम्पल्स क्या है कमिंग टुगेदर फेडरेशन के, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, और होल्डिंग टुगेदर के इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain 5 changes towards decentralization brought in the constitution after the amendments made in 1992। तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए लिए गए थे 1992 के बाद। तो पहला पॉइंट क्या है कि हर जगह, मतलब हर जगह, मैं यहाँ पे बात कर रही हूं हर लोकल गवर्नमेंट में रेगुलर इलेक्शंस होंगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व होंगी। उसके बाद 1/3 रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, वुमेन का, इट्स मैंडेटरी। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो जितने भी लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं उन्हें कंडक्ट करवाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट वर रिक्वायर्ड टू शेयर दिस पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडी। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपनी पावर, अपना रेवेन्यू लोकल बॉडीज के साथ शेयर करे। तो ये कुछ स्टेप्स थे जब डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब 1992 के बाद डिसेंट्रलाइजेशन में ये पॉइंट्स को कंसिडर किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम आते हैं जेंडर, रिलीजन, कास्ट पे। एक्सप्लेन एनी 5 रीजंस फॉर द डिक्लाइनिंग कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में, उसका जो फेज है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। आपने पहले के टाइम में सुना होगा हमारा कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड था, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता था, बट अब वो चीज जो है वो खत्म होती जा रही है। वो धीरे धीरे परसेंटेज लोग जो है कास्ट में कम बिलीव करने लगे। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि लोग क्या होते जा रहे हैं, लिटरेट होते जा रहे हैं, एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लोगों का माइंडसेट चेंज होता जा रहा है, ब्रॉड कंसेप्ट होता जा रहा है लोगों के माइंड में कि, और वो कहीं ना कहीं इन चीजों में कम बिलीव करने लग गए हैं। तो ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, लिटरेसी रेट इंक्रीज होने के बाद लोगों का थिंकिंग व्यू, थिंकिंग पॉइंट चेंज होने लग गया है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, न्यू जनरेशन अदर ऑक्यूपेशंस के लिए जा रही है, रादर जैसे उनके एंसेस्टर्स क्या होते थे, जैसे पहले के टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत प्रैक्टिस होती थी, तो उनके आगे आने वाली जनरेशन भी एग्रीकल्चर ही करती थी। बट आजकल जो जनरेशन है वो पढ़ी लिखी होती जा रही है, एजुकेटेड होती जा रही है, तो उनको रूरल एरिया से वो लोग अर्बन एरियाज की तरफ मूव कर रहे हैं अपनी जॉब्स के लिए। एंड व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज, देयर माइंडसेट हैव चेंज, उनका थिंकिंग बिहेवियर चेंज हो रहा है,
उनका जो सोचने का तरीका है वो ब्रॉड होता जा रहा है, वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की वजह से भी जो लोगों का कास्ट सिस्टम को लेके जो एक बिलीव था वो चेंज हो रहा है। वो अब नई अपनी मतलब अब उनका कहीं ना कहीं थिंकिंग कंसेप्ट चेंज होने की वजह से, क्योंकि अब तो वो गांव में रहते नहीं है, वो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर नहीं करते, तो जिस एनवायरनमेंट में वो जा रहे हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो सेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी एक बहुत रीजन है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम डिक्लाइन हो रहा है। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन मैंने अभी बताया कि पीपल रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रहे हैं, किसके लिए? जॉब्स के लिए, बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए। उसके बाद एफर्ट्स मेड बाय लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, हमारे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, रिफॉर्मर्स हैं, लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों को समझाते हैं कि कास्ट इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। कास्ट इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। एंड लास्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, adoption of newer technologies from agriculture based to industrial based economy and general improvement in living standard। क्या हो रहा है? लोग एग्रीकल्चर बेस्ड से इंडस्ट्री बेस्ड होते जा रहे हैं, ठीक है। दे आर मोर फोकसिंग ऑन देयर वर्क, ठीक है। वो चाहते हैं एक, अगर वो कास्ट को लेके अगर उनके दिमाग में सिर्फ कास्ट ही रहेगा तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो भी लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, दे हैव चेंज देयर माइंड। उनका अगेन यहाँ पे पूरा माइंडसेट की बात है कि माइंडसेट ब्रॉड होने की वजह से लोगों की थिंकिंग चेंज होती जा रही है और आज दे आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर वर्क एंड इनकम। वो चाहते हैं कि वो अपने इनकम पे वर्क करें, अपने वर्क पे, अपने बिजनेस पे वर्क करें, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच हेल्प्ड इन और दीज आर द मेन वेज जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है वो डिक्लाइन हो गया है। आप इसके की पॉइंट्स लर्न कर लो, आप डिस्क्राइब तो खुद ही कर लोगे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, एफर्ट्स मेड बाय लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉलिटिक्स द फोकस ऑन caste can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. Justify the statement. पॉलिटिक्स में ऐसा देखा जाता है कि जो यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो बस कास्ट पे डिपेंडेंट है और कुछ भी नहीं। तो आपको इसको जस्टिफाई करना है। कैसे? When parties choose candidates in election, they keep in mind the caste composition of electorate and nominate candidates from different castes so to get necessary support to win election. पार्टीज क्या करती हैं? उन कैंडिडेट्स को चूज करती हैं और ये देखती है सबसे पहले कि पार्टी किस इलेक्टोरेट या किस कास्ट से बनी हुई है और उस कास्ट को ही प्रमोट करने में लग जाती है जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट्स मिले। सेकेंड, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट। कास्ट के नाम पे वोट्स को मांगा जाता है, इमोशनल करके, कास्ट सेंटिमेंट्स को अरोज करके लोगों के अंदर उनकी मतलब कास्ट फीलिंग्स को मतलब जगा करके, हाँ देखो तुम्हारी कास्ट का है ना ये कैंडिडेट, इसको जरूर वोट देना। तो इसके लिए वो ज्यादा, और ऐसा वो क्यों करते हैं, कास्ट सेंटिमेंट्स को बीच में क्यों लाते हैं? जिससे कि उनकी पार्टी को ज्यादा वोट्स मिले। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट compel leaders to gear up to the task of mobilizing and securing political support. लोगों को, कास्ट के लोगों को समझाया जाता है कि देखो तुम्हारी वोट की वैल्यू है, वन पर्सन वन वोट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की वैल्यू समझाई जाती है, उनके माइंडसेट को मूव किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे कि वोटिंग करने आए और जो जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को, मतलब जिस कास्ट का कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसको वोट्स मिले और वो कहीं ना कहीं जीत जाए। तो लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है वोटिंग के लिए, ठीक है। तो यस, वी हैव सीन दिस, मतलब ऐसा होता है कई बार, कास्ट के नाम पे बिल्कुल वोट्स मांगे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ऐसे आपको स्टेटमेंट्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाउ डज कास्ट गेट पॉलिटिसाइज्ड? कास्ट को पॉलिटिक्स में कैसे रिवॉल्व किया जाता है या उसको चेंज किया जाता है, ये एक्सप्लेन करना है। तो कास्ट क्या करती है? कास्ट
हर कास्ट अपने आप को बिगर बनाना चाहती है, उसमें नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट को इंक्लूड करके। सेकंड क्या है, कुछ कास्ट ग्रुप कोलिएशन में एंटर हो जाते हैं अदर कम्युनिटीज, अदर कास्ट के साथ, और कहीं ना कहीं डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं कि जब तक हमारी पार्टी जीत नहीं जाती है हम एक साथ रहेंगे, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। कई बार कास्ट ग्रुप, अगर हम कास्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे पॉलिटिक्स में, तो उसकी वजह से हर एक ग्रुप अपना कास्ट, खुद का ग्रुप बनाना चाहती है, हर एक कास्ट अपना खुद का ग्रुप बनाना चाहती है इलेक्शन में। जैसे बैकवर्ड ग्रुप, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। बैकवर्ड ग्रुप्स क्या होते हैं, जो माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, और फॉरवर्ड क्लास ग्रुप्स होते हैं जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो हर कोई इलेक्शन में आना चाहता है, हर कोई पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करेगा अगर हम कास्ट को क्या करेंगे, पॉलिटिसाइज करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गए पॉइंट्स। नाउ है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। एनालाइज द 3 कंपोनेंट्स। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो एक होता है लीडर्स, एक होता है एक्टिव मेंबर्स और एक होता है फॉलोवर्स। ये 3 ग्रुप से पॉलिटिकल पार्टी बनती है। लीडर्स कौन होते हैं? जो इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, ठीक है, और अगर वो जीत जाए तो उन्हीं की मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हैं। ठीक है। एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं? जो पार्टी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं और वो कहीं ना कहीं लीडर्स के असिस्टेंट्स भी कहलाते हैं। फॉलोवर्स वो होते हैं जो डेडिकेटेड वर्कर्स होते हैं पार्टी के, एंड दे वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्टिव मेंबर्स। ये एक्टिव मेंबर्स के गाइडेंस के अंडर वर्क करते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स। Political parties are necessary condition for a democracy. Analyze the statement with example. Political parties democracy के लिए बहुत important है. Why so? Explain. तो डेमोक्रेटिक, अगर हम डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कोई भी कैंडिडेट, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, नो प्रॉमिस could be made and the utility of the government form will remain uncertain. हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट लड़ेगा, उसके साथ कोई लोग नहीं होंगे, ठीक है, कोई प्रॉमिस नहीं किया जाएगा, कोई वेलफेयर एक्टिविटी प्रॉमिस नहीं की जाएगी। सेकंड क्या है? रनिंग ऑफ द कंट्री के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कोई भी अकाउंटेबल नहीं होगा, ठीक है। जो जिनको इलेक्ट किया जाएगा वो सिर्फ अपने एरिया के लिए काम करेंगे, कंट्री के लिए काम नहीं करेंगे। कोई एजेंसी नहीं बन पाएगी जिससे कि वो आगे जाके गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम्स को शो कर सके, ठीक है। एंड देयर विल बी नो मैकेनिज्म, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होगा जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा उनकी पॉलिसीज में, या उनको जस्टिफाई देगा या उनको अपोज करेगा, उनकी पॉलिसीज को मतलब क्रिटिसाइज करेगा। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत जरूरी हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज जो भी कैंडिडेट होगा वो इलेक्शन में इंडिपेंडेंट होगा, कोई प्रॉमिस नहीं होगा, कोई पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा रनिंग फॉर द कंट्री, ठीक है। और हर कोई कैंडिडेट अपने एरिया के लिए ही काम करेगा। उसके बाद कोई एजेंसी नहीं होगी जो गवर्नमेंट के आगे लोगों के इश्यूज रख सके, और ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होगा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को सपोर्ट करे, जस्टिफाई करे या उन्हें अपोज करे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। 5 मेजर फंक्शंस, तो मतलब ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 मेजर फंक्शंस, पहले की पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाना, put forward policies and programs of the government, important role in making laws, provide access to government machinery and welfare scheme, play the role of opposition and shape public opinion। कितने हो गए? तो 6 हो गए। आप इसमें से any 5 लर्न कर सकते हो और डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और 5 मार्क्स में आएगा तो 5 पॉइंट्स लिखने हैं। मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, या एक बार फिर बता देती हूँ कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, मतलब वेरी शॉर्ट टाइप में, आप 2 पॉइंट्स लिखना, वैलिड 2 पॉइंट्स होने चाहिए। 3 मार्क्स में 3 वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है।
और 5 मार्क्स में 5 वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए विद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यही आप फॉलो करना। तो क्या फंक्शंस हैं? इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाना, गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्रोग्राम्स को लोगों के आगे प्रेजेंट करना, लॉज मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म करना, और मतलब पार्टी फॉर्म, जो भी जिसकी मेजॉरिटी, मतलब जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं उसकी पार्टी बनती है और वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, असिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स को एक्सेस करवाना, जैसे कि किसी को कोई गवर्नमेंट लैंड यूज करनी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग यूज करनी है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक्सेस दिलवाती है लोगों को या पॉलिटिकल पार्टी को। कोई भी किसी भी लीडर को, अगर किसी भी लीडर को रिक्वायरमेंट होगी तो पॉलिटिकल पार्टी उसे दिलवा देती है। ठीक है, उसके बाद जो पार्टी जीतती नहीं है, जिनको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलते हैं, तो वो अपोजिशन पार्टी बनती है, जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को चेक करती है और उनको क्रिटिसाइज भी करती है। शेप पब्लिक ओपिनियन, जो भी पब्लिक चाहती है, जो पब्लिक डिमांड करती है, उसको शेप करना, उसको गवर्नमेंट तक उनके डिमांड्स को पहुंचाना, वो पॉलिटिकल पार्टी ही करती है। ठीक है, नेक्स्ट, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। A democratic government is a legitimate government, support the statement with argument। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। कैसे? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजन है? इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट और नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिव और क्लीन, बट इट इज पीपल ओन गवर्नमेंट, लोगों से बनाई हुई गवर्नमेंट है। प्लान इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रैक्टिसेस फॉर द फंक्शनिंग, कुछ ऐसे प्लान इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो गवर्नमेंट को क्या बनाती है? लेजिटिमेट बनाती है। तो वो प्रैक्टिसेस क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रेगुलर पब्लिक डिबेट्स, राइट टू इंफॉर्मेशन टू सिटीजंस, प्लान लेजिस्लेचर्स। In a democracy, decisions are taken in a very transparent manner. Citizens have the chance to examine the process of decision making. Legitimate का मतलब ही ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें हम गवर्नमेंट के डिसीजंस को we can go through the decisions, we can criticize their policies। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल है और लेजिटिमेट है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट के आप ये प्रैक्टिसेस आप लर्न कर लो कि उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रेगुलर पब्लिक डिबेट्स होते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन है सिटीजन्स के पास, और प्लान लेजिस्लेचर्स है, लॉज हमेशा जो है वो प्लान्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन प्रैक्टिस आर नोन एज अकाउंटेबल। अभी हमने लेजिटिमेट का देखा, अब अकाउंटेबल कैसे हैं? अकाउंटेबल क्यों है? क्योंकि वी हैव द राइट टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज और क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि अपनी पॉलिसीज को, अपने डिसीजंस को रीथिंक करो। इफ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इलेक्ट किया है अगर वो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो हम उनको नेक्स्ट इलेक्शन में इलेक्ट नहीं करेंगे। people have the right to examine the decision making process। लोग जो है, हमारे पास राइट होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो गवर्नमेंट ने किया है हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन है, और हम ये भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, हमारे वेलफेयर के लिए कर रही है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या बनाते हैं? अकाउंटेबल। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ओवर डिक्टेटरशिप। मतलब डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप को हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शंस होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, इक्वालिटी होती है लोगों के बीच में। पर डिक्टेटरशिप में क्या होता है? एक ही लीडर पावर में होता है, ठीक है, और वो फोर्सफुली कहीं ना कहीं लोगों से काम करवाता है। ऐसा फोर्सफुली काम हम डेमोक्रेटिक में नहीं देखते हैं। सेकेंड क्या है? डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है, क्योंकि एट एवरी पैनल द मिनिस्टर्स आर कंसल्टिंग द अदर मिनिस्टर्स, तो इसलिए हमारा डिसीजन मेकिंग स्लो है बट बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, बट डिक्टेटरशिप में रूलर्स डू नॉट हैव कंसिडर अबाउट डेलिब्रेशन एंड असेंबलीज और थिंक अबाउट पब्लिक ओपिनियन। डिक्टेटरशिप में वन पर्सन है, वही लॉज बनाते हैं, वही डिसाइड करते हैं, वो किसी से नेगोशिएट या कंसल्ट नहीं करते। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड बाय द पीपल,
इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लोगों की गवर्नमेंट है, हमारे पास राइट टू वोट है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, बट ये सारे फैक्टर्स डिक्टेटरशिप में क्या है, मिसिंग है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके 3 पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी, तो 3 मार्क्स में बहुत बार आता है, तो अच्छे से इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 4 वेज इन विच डेमोक्रेसी हैव बीन एबल टू रिड्यूस। ऐसे तरीके बताने हैं जिसमें डेमोक्रेसी ने कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को क्या कर दिया है, रिड्यूस। तो सबसे पहला पॉइंट, पॉलिटिकल इक्वालिटी कंट्री में बाय गिविंग इक्वल वोटिंग राइट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी हुई है डेमोक्रेसी की वजह से, जिसमें लोगों के पास इक्वल वोटिंग राइट है, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, सबके पास वोटिंग का राइट होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सूटेबल एनवायरनमेंट, यहाँ पे सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है अपने कंसर्न रेज करने का, स्पेशली पुअर लोग जो है वो अपने कंसर्न्स को रेज कर सकते हैं, ठीक है, और उनके कंसर्न्स को सुना भी जाता है, रिजॉल्व भी किया जाता है। थर्ड क्या है, इट सपोर्ट्स द रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जिसको कितनी जरूरत है, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से मोर इक्विटेबल डिवीजन हो जाता है, और जो लोग अंडर प्रिविलेज होते हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है इसकी वजह से। फोर्थ क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे डेमोक्रेसी ये देखती है कि हर किसी सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे कि उनको क्या हो, उनको सोशल इक्वालिटी फील हो और इकोनॉमिक स्टेटस को रिस्पेक्ट मिले, हर किसी के इकोनॉमिक स्टेटस को रिस्पेक्ट मिले, बेनिफिट मिले, इक्वालिटी मिले, यही डेमोक्रेसी चाहती है। जिसकी वजह से, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारी कंट्री में पॉवर्टी और इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया। आप इसको की पॉइंट से लर्न करो, जैसे मैंने मार्क करा है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इक्वल वोटिंग राइट, सूटेबल एनवायरनमेंट, कंसर्न्स ऑफ पुअर पीपल, रीडिस्ट्रीब्यूटिव मैकेनिज्म, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। ऐसे की पॉइंट्स को लर्न कर लो, और डिस्क्राइब तो आप खुद भी कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट, an ideal government would not only keep itself away from corruption but also make fighting corruption and black money a top priority। एक ideal government वो है जो करप्शन के अलावा ब्लैक मनी को भी हटाने की कोशिश करती है। justify the statement by highlighting the values attached to it। क्या वैल्यूज इसमें बताई गई हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहली वैल्यू हमें बताई गई है लेजिटिमेसी। मैंने आपको अभी हमने मतलब समझा था, लेजिटिमेसी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ऐसी गवर्नमेंट जो फेल हो जाती है करप्शन को हटाने में, तो वो अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपनी लेजिटिमेसी, जो मतलब वो रूल अगर करना चाहती तो वो राइट वो खो देती है। तो हर एक आइडल गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट होनी चाहिए, करप्शन को हटाने में उसका इतना पावर होना चाहिए वो करप्शन को हटा दे। सेकेंड वैल्यू क्या है, रिस्पॉन्सिव। इट इज द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स दैट रूल। लोगों जो इनको हम इलेक्ट करते हैं वही रूल करते हैं। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट दे रिस्पॉन्स, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो करप्शन को इरेडिकेट करें, ब्लैक मनी को एक्यूमुलेट करके अपने पास उसे कंट्रोल में रखें। और अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर पाती तो आगे नेक्स्ट इलेक्शन में हम उन्हें इलेक्ट नहीं करते। थर्ड वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी। इलेक्टेड गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए, ठीक है, एंड इट हैज टू सपोर्ट, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए एवरी पॉलिसी में। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे लॉज हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक इंटरेस्ट काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दिस प्रूव द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल। और अगर ये गवर्नमेंट नहीं कर पाती तो ऑब्वियसली हम उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे और आगे इलेक्शंस में हम उन्हें इलेक्ट नहीं करेंगे। तो 3 वैल्यूज कौन सी हुई, लेजिटिमेसी, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। हम आगे और भी सेक्शंस का रिवीजन करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से इनको रीड कर लेना, रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू।